बच्चों कक्षा 11 भूगोल विषय के अंतर्गत हम अध्ययन कर रहे हैं अध्याय नंबर 7, जिसका नाम है बच्चों भू आकृतियां तथा उनका विकास। बच्चों इस चैप्टर को हमने पूरा पढ़ा। पूरा पढ़ने के पश्चात आज हम इस चैप्टर के अभ्यास प्रश्न करेंगे। अभ्यास प्रश्न करते समय बच्चों दो बातें याद रखनी है। एक तो यह है कि हमें पेन, पेंसिल, कॉपी, किताब साथ में रखनी है और उसमें देखते हुए जाना है। दूसरा, यदि कहीं स्लाइड आगे बढ़ गई है तो वहीं उसी जगह पर पॉज कर देना है और उस आंसर को अपनी पुस्तक में, अपनी कॉपी में लिख लेना है। ठीक है बच्चों, तो आइए स्टार्ट करते हैं अभ्यास प्रश्न। बच्चों पहला प्रश्न ऑब्जेक्टिव टाइप अर्थात बहुविकल्पीय प्रश्न है। स्थल रूप विकास की किस अवस्था में अधोमुख कटाव प्रमुख होता है? हम जानते हैं स्थल रूप का जो विकास है उसमें कौन सी ऐसी अवस्था है जिसमें अधोमुख कटाव या पार्श्वमुख कटाव नहीं है बच्चों, अधोमुख कटाव की बात कर रहे हैं। तो अधोमुख कटाव यहाँ हम जानते हैं तरुण अवस्था में होता है, पार्श्व कटाव उसके पश्चात की अवस्थाओं में होता है। लेकिन यहाँ पर जब मैं बात करूँ अधोमुख कटाव कहाँ सबसे अधिक होता है बच्चों, तो तरुण अवस्था में होता है। इसका आंसर आएगा क, तरुण अवस्था। ठीक है, इसके बाद देखते हैं दूसरा प्रश्न बच्चों। एक गहरी घाटी जिसकी विशेषता सीढ़ी नुमा खड़े ढाल होते हैं किस नाम से जानी जाती है? तो बच्चों हम जानते हैं कि इसमें क्या आंसर आएगा, इसमें आंसर आएगा गार्ज, क्योंकि यू आकार की घाटी नहीं, अंधी घाटी भी नहीं और कैनियन भी नहीं। यहाँ पर आंसर आएगा गार्ज, जिसके अंतर्गत एक गहरी घाटी होती है जिसमें सीढ़ी नुमा खड़े ढाल होते हैं। ठीक है बच्चों, इसके बाद तीसरा ऑब्जेक्टिव टाइप का जो प्रश्न है वो है निम्न में से किन प्रदेशों में रासायनिक अपक्षय प्रक्रिया यांत्रिक अपक्षय प्रक्रिया की अपेक्षा अधिक शक्तिशाली होती है? बच्चों यहाँ पर यांत्रिक अपक्षय प्रक्रिया की अपेक्षा रासायनिक जो अपक्षय प्रक्रिया है वो किस क्षेत्र में होगी? रासायनिक अपक्षय प्रक्रिया किस क्षेत्र में ज्यादा होगी, यह प्रश्न पूछ रहा है हमारे से। तो यहां पर हम जानते हैं बच्चों कि आर्द्र प्रदेशों में ही सर्वाधिक रासायनिक प्रक्रियाएं ज्यादा होती है। ठीक है, रासायनिक प्रक्रिया कहां पर होती है? आर्द्र प्रदेशों में। इसके बाद चौथा प्रश्न है बच्चों, निम्न में से कौन सा वक्तव्य लेपीज शब्द को परिभाषित करता है? लेपीज शब्द को कौन सा वक्तव्य परिभाषित करता है? पहला है छोटे से मध्यम आकार के उथले गर्त, ये कोई बात नहीं है। यहाँ पर ऐसे स्थल रूप जिनके ऊपरी मुख वृत्ताकार तथा नीचे से कीप के आकार के होते हैं, ये छत्रक होते हैं, लेपीज नहीं होते हैं। ऐसे स्थल रूप जो धरातल से जल के टपकने से बनते हैं, ये भी नहीं होते हैं। अनियमित धरातल जिनके तीखे कटक या खांच हो, बिल्कुल लेपीज कहलाते हैं। ठीक है बच्चों, ये हमारा चौथा ऑप्शन आएगा घ इसमें। ठीक है, इसके पश्चात देखते हैं हम पांचवा प्रश्न, गहरे, लंबे व विस्तृत गर्त या बेसिन जिनके शीर्ष दीवार खड़े ढाल वाले तथा किनारे खड़े वे अवतल होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर हम जानते हैं सर्क, पार्श्विक हिमोड़, घाटी, हिमनद और एस्कर। तो इसका आंसर आएगा सर्क, क्योंकि गहरे, लंबे, विस्तृत गर्त या बेसिन जिनके शीर्ष खड़े ढाल वाले तथा किनारे खड़े व अवतल होते हैं, उन्हें हम सर्क कहते हैं। ये भी हम अच्छे से जानते हैं, हमने इसका भी अध्ययन किया था बच्चों। इसके पश्चात ऐसे प्रश्न है बच्चों जिनका आंसर हमें 30 शब्दों में देने हैं, छोटे। ठीक है, 30 शब्दों वाले प्रश्न। इसमें पहला प्रश्न है चट्टानों में अधःकर्तित विसर्प और मैदानी भागों में जलोढ़ के सामान्य विसर्प क्या बनाते हैं? कि क्या बताते हैं कि किस प्रकार के अधःकर्तित विसर्प और जलोढ़ के सामान्य जो विसर्प है वो किस प्रकार से क्या दर्शाते हैं, इसके बारे में क्वेश्चन पूछ रहा है। तो आइए कैसे लिखते हैं, हम सब जानते हैं बच्चों अधःकर्तित विसर्प और सामान्य विसर्प के बारे में। मैदानी भागों में नदियां मंद ढाल वाले होने के कारण टेढ़े मेढ़े मार्गों से होकर बहती है, इसलिए इनके द्वारा पार्श्व अपरदन अधिक होता है और सामान्य विसर्प का निर्माण होता है। जैसे कि हम ऐसे इस तरीके से कह सकते हैं, नदियां इस प्रकार से बहती है। जिनकी चौड़ाई अधिक होती है, तीव्र ढाल वाले चट्टानी भागों में
यहाँ पर बच्चों देखने वाली बात है, चट्टानी भागों में नदियां पार्श्व अपर्दन के बजाय अधोतल अपर्दन अथवा गहराई में अपर्दन करती है, इसलिए जो विसर्प बनते हैं वो गहरे होते हैं। इसलिए चट्टानी भागों में अधः कर्तित विसर्प के गहरा होने के कारण गार्ज या कैनियन के रूप में उन्हें देखा जा सकता है, जबकि मैदानी भागों में ये सामान्य विसर्प होते हैं। दोनों क्षेत्रों में उच्चावाच की भिन्नता के कारण नदियां द्वारा अपर्दन की प्रकृति में अंतर पाया जाता है। तो देखने वाली बात क्या है बच्चों, यहाँ पर जो चट्टानी भाग होते हैं, जो चट्टानी भाग होते हैं यहाँ पर ये अधिक गहराई पर, अधिक अधोमुखी गहराई पर अधिक कटाव करते हैं, इस वजह से ऐसे लगते हैं जैसे गार्ज या कैनियन हो। ठीक है, जबकि सामान्य मैदानी क्षेत्रों में ये सामान्य विसर्प का निर्माण करते हैं। ये दोनों यहाँ पर मुख्य अंतर हमने यहाँ पर विसर्पों में देखा। इसके बाद दूसरा प्रश्न है बच्चों, घाटी रंध्र अथवा युवाला का विकास कैसे होता है। घाटी रंध्र या युवाला जो कि किस प्रकार की स्थलाकृति है बच्चों, यह आंतरिक जल या काष्ठ स्थलाकृति है। ठीक है, सामान्यतः धरातलीय प्रवाहित जल घोल रंध्रों व विलयन रंध्रों से गुजरता हुआ अंतः भूमि नदी के रूप में अदृश्य हो जाता है। कुछ दूरी के पश्चात किसी कंदरा से भूमिगत जल के रूप में फिर निकल आता है। जब घोल रंध्र या डोलाइन इन कंदराओं की छत के गिरने से या पदार्थों के स्खलन द्वारा आपस में मिल जाते हैं तो लंबी, सकरी एवं विस्तृत खाइयाँ बनती है, जिसे घाटी रंध्र या युवाला के नाम से जाना जाता है। युवाला जैसे कि हमने देखा था काफी बड़ा गर्त होता है। ठीक है, और इस तरीके से घाटी रंध्र या युवाला का निर्माण होता है, जो कि छत पूरी इस तरीके से लगती है जैसे कि खाइया उसमें निर्मित हो गई हो। ठीक है बच्चों, तो ये युवाला हुआ। इसके पश्चात अगला प्रश्न है, चूना युक्त चट्टानी प्रदेशों में धरातलीय जल प्रवाह की अपेक्षा भौम जल प्रवाह अधिक पाया जाता है, क्यों। चूना युक्त जो चट्टानी प्रदेश है उसमें धरातलीय जल की अपेक्षा भूमिगत जल जो प्रवाह है वो अधिक पाया जाता है, उसका कारण ये पूछ रहे हैं। चूना युक्त चट्टानें अधिक पारगम्य तथा मुलायम, अत्यधिक जोड़ों संधियों वाली होती है। रासायनिक प्रक्रिया द्वारा इन चट्टानों में वियोजन अधिक होता है। यहाँ पर देखने वाली बात क्या है कि यहाँ पर रासायनिक जो प्रक्रिया है उनके द्वारा यहाँ पर अधिक वियोजन होता है। चूना पत्थर की चट्टानों के भूपृष्ठ से होकर प्रवाहित होने वाले धरातलीय जल छिद्रों में से अंदर चले जाते हैं, छिद्रों से होकर नीचे चला जाता है और भूमिगत जल के रूप में प्रवाहित होने लगता है। चूना युक्त चट्टानें अधिक घुलनशील होती है और जल प्रवाह को ऊपर नहीं रोक पाती। यही कारण है कि चूना युक्त चट्टानों में घोल प्रक्रिया के कारण धरातलीय जल प्रवाह की अपेक्षा भौम जल प्रवाह अधिक पाया जाता है। सिंपल सी बात है कि बच्चों यह अधिक पारगम्य, मुलायम, जोड़ों संधियों वाली होती है, जिससे कि धरातल पर जैसे ही जल गिरा वो घुलन प्रक्रिया के द्वारा आंतरिक स्तर में वो जल चला जाता है और ऊपरी स्तर पर जल नहीं रुक पाता। यही प्रश्न हमसे यह पूछ रहा था। ठीक है बच्चों, अगला प्रश्न है, हिमनद घाटियों में कई रैखिक निक्षेपण स्थल रूप मिलते हैं, इनकी अवस्थिति व नाम बताइए। हिमनद घाटियों में रैखिक निक्षेपण स्थल रूप कौन कौन से मिलते हैं उनके बारे में हमें बताना है। हिमनद घाटियों में निक्षेपण द्वारा निम्नलिखित रैखिक स्थल रूपों का विकास होता है, जिसमें हिमोड, एस्कर, हिमानी धोत मैदान तथा ड्रमलिन प्रमुख है। ठीक है बच्चों, आइए देखते हैं कौन कौन से। पहला है हिमोड। हिमोड हिमटिल या गोलाश्मी मृत्तिका के जमाव की लंबी कटके है, जैसे कि हमने चैप्टर पढ़ते समय भी चित्र के द्वारा देखा था बच्चों। हिमोड जमाव की स्थिति के आधार पर पार्श्विक हिमोड, अंतस्थ हिमोड, तलस्थ हिमोड, मध्यस्थ हिमोड आदि कई प्रकार के होते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पर देखा था कि यदि इस प्रकार की घाटी है तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यहाँ पर पार्श्विक हिमोड पाए जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर इसके पास में ही मध्यस्थ हिमोड पाए जाते हैं, अंतस्थ हिमोड, यहाँ पर अंतस्थ हिमोड पाए जाते हैं। ठीक है, और यहाँ पर यत्र तत्र तलस्थ हिमोड पाए जाते हैं। तो अलग अलग प्रकार के जो हिमोड है उनकी स्थिति हमने इस चैप्टर में बताई थी।
दूसरा है बच्चों एस्कर। हिमनद के पिघलने से प्राप्त जल धाराओं द्वारा मलबा के निक्षेपण से निर्मित एस्कर लंबे तथा सकरे कटक होते हैं। ठीक है, ये हिमनद के पिघलने से बनते हैं। एस्कर का निर्माण कैसे होता है बच्चों? हिमनद के पिघलने से होता है, जो कि जल धाराओं द्वारा जो मलबा का निक्षेपण कर देती हैं, उससे एस्कर का निर्माण होता है। ठीक है बच्चों। इसके बाद तीसरा है हिमानी धूत मैदान। यह है एक प्रकार से मैदान है जो कि हिमानी जलोढ़ जो प्रक्रिया है, निक्षेपण की जो प्रक्रिया है, इसके द्वारा निर्मित होता है। हिमानी जलोढ़ निक्षेपणों से हिमानी धूत मैदान बनते हैं। और चौथा है बच्चों ड्रमलिन। ये उल्टा प्याला इस तरीके से रखा होता है, ठीक है, उस तरीके से पाए जाते हैं। ड्रमलिन हिमनद मृतिका के अंडाकार समतल कटकनुमा रूप है, जिनमें रेत व बजरी के ढेर होते हैं, जैसे कि अंडे की टोकरी हो। इस प्रकार की चीजों का यहाँ पर ड्रमलिन का हमने चित्र के द्वारा भी बतलाया था। तो यहाँ पर 4 प्रमुख स्थलाकृति यहाँ पर आई। इसके पश्चात बच्चों 5वां प्रश्न है, मरुस्थलीय क्षेत्रों में पवन कैसे अपना कार्य करती है? क्या मरुस्थलों में यही एक कारक अपरदित स्थल रूपों का निर्माण करता है? नहीं, इसके अलावा भी करता है। तो इस प्रश्न का ये प्रश्न 2 भागों में है। पहला प्रश्न जो भाग है वो ये कहना चाह रहा है बच्चों कि मरुस्थलीय क्षेत्रों में पवन कैसे अपना कार्य करती है, पवन का कैसे कार्य किया जाता है। और दूसरा प्रश्न है कि क्या मरुस्थलों में यही एक कारक अपरदित स्थल रूप का निर्माण करती है? नहीं, एक कारण नहीं है, एक से अधिक कारक यहाँ पर जिम्मेदार होते हैं। तो आंसर कैसे लिखेंगे बच्चों? मरुस्थलीय क्षेत्रों में पवन अपना अपरदनात्मक कार्य अपवाहन एवं घर्षण क्रिया द्वारा करती है। अपवाहन प्रक्रिया और घर्षण प्रक्रिया द्वारा करती है। अपवाहन में पवन धरातल से चट्टानों के छोटे छोटे टुकड़े कण व धूल को उठाती है। परिवहन के समय ये कण धूलि के टुकड़े औजारों की तरह, किसकी तरह? औजारों की तरह धरातली चट्टानों पर चोट पहुंचाते हैं, जिससे घर्षण होता है। इस प्रकार मरुस्थलों में कई रोचक अपरदनात्मक एवं निक्षेपात्मक स्थल रूपों का निर्माण करती है। तो यहाँ पर इस तरीके से हम देख सकते हैं कि जो पवनें हैं वो अपवाहन और घर्षण दोनों प्रकार की क्रिया यहाँ पर करती है। मरुस्थलों में पवनों के अतिरिक्त वृहद क्षरण एवं प्रवाहित जल की चादर से अल्प मात्रा में स्थल रूपों का निर्माण भी होता है। अगला प्रश्न है बच्चों जिनका आंसर हमें 150 शब्दों में देने हैं। 150 शब्दों में देने वाले प्रश्न हैं, जो बड़े प्रश्न हैं उनको हमें करने हैं। इसमें पहला प्रश्न है बच्चों, आर्द्र व शुष्क जलवायु प्रदेशों में प्रवाहित जल ही सबसे महत्वपूर्ण भू आकृतिक कारक है, विस्तार से वर्णन करो। आर्द्र व शुष्क जलवायु प्रदेशों में प्रवाहित जल ही सबसे महत्वपूर्ण भू आकृतिक कारक है, इसके बारे में हमें बताना है। आर्द्र प्रदेशों में जहां अत्यधिक वर्षा होती है, प्रवाहित जल सबसे महत्वपूर्ण भू आकृतिक कारक है। यह धरातल को नीचा करने का प्रयास करता है। प्रवाहित जल 2 रूपों में कार्य करता है। यह लगातार रूप से अपरदन कारक जो कार्य क्रिया है वो करता है प्रवाहित जल। धरातल पर परत के रूप में फैला हुआ प्रवाह तथा रैखिक प्रवाह जो घाटियों में नदियों तथा सरिताओं के रूप में प्रवाहित होता है। परत के रूप में, एक सामान्य परत के रूप में किस प्रकार से जल फैला हुआ रहता है, ये भी एक अपरदनात्मक कार्य करता है। दूसरा जो मुख्य है वो है रैखिक प्रवाह। रैखिक प्रवाहों में के अंतर्गत घाटियों में जो बहने वाली नदियां हैं या सरिताएं हैं वो अपना कार्य करती है। तो इस प्रकार से 2 प्रकार से जो प्रवाहित जो जल है वो 2 प्रकार से कार्य करता है। प्रवाहित जल का अधिकतर स्थल रूप युवावस्था से संबंधित होता है, क्योंकि ज्यादातर जो क्रिया होती है बच्चों वो युवावस्था में ज्यादातर क्रिया होती है। हालांकि उसके पश्चात प्रौढ़ावस्था और वृद्धावस्था में निक्षेपात्मक क्रियाएं भी यहाँ पर होती है, लेकिन सर्वाधिक जो क्रियाएं होती है जिसमें अपरदनात्मक स्वरूप जो हमें प्राप्त होते हैं वो युवावस्था में ही प्राप्त होते हैं। इस अवस्था में नदियां लंबवत अपरदन अधिक करती है। लंबवत अपरदन, जैसे कि मैंने बताया, लंबवत या अधोमुखी अपरदन ज्यादा करती है, जबकि इसके विपरीत प्रौढ़ावस्था या वृद्धावस्था में पार्श्व अपरदन किया जाता है। नदी अपरदन से जल प्रपात तथा छिप्री का, ये युवावस्था की निशानी है बच्चों।
जलप्रपात तथा छिप्रिका, वी आकार की घाटी, गार्ज एवं कैनियन का निर्माण होता है। जैसे कि हमने अध्ययन भी किया था इस चैप्टर में कि ये सभी जो आकृतियां हैं वो युवावस्था की निशानी है नदी की। ठीक है। कालांतर में तेज ढाल लगातार अपर्दन के कारण मंद ढाल में परिवर्तन हो जाता है, जिससे नदी प्रवाह मंद हो जाता है और निक्षेपण प्रारंभ हो जाता है। इस समय नदियां पार्श्व अपर्दन द्वारा घाटी को चौड़ा करती है। पार्श्व अपर्दन के द्वारा, यदि ये एक घाटी है तो शुरुआत में ये लंबवत अपर्दन करेगी, नीचे गहराई में अपर्दन करेगी, लेकिन समय बीतने के पश्चात ये पार्श्व अपने अगल बगल में अपर्दन करेगी और इस प्रकार की घाटी का निर्माण करेगी जो कि चौड़ी घाटी होगी। ठीक है बच्चों, इस तरीके की घाटी का निर्माण करेगी। प्रवाहित जल का ढाल जितना मंद होगा उतना ही अधिक निक्षेपण होगा। ये हम सब जानते हैं कि जितना यहाँ पर जो जल निर्मित जो स्थलाकृतियां है, ठीक है, यहाँ पर ढाल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। विशेष रूप से जो नदियां हैं यहाँ पर ढाल की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस मानी जाती है। जितना अधिक ढाल होगा उतना ही तेज गति से वेग से नदियां प्रवाहित होगी और उतना ही ज़्यादा वो अपर्दन करेगी, और जितना मंद ढाल होगा बच्चों उतना ही ज़्यादा वो निक्षेपण करेगी। तो ढाल की बहुत ज़्यादा उपयोगिता यहाँ पर है। प्रवाहित जल प्रवाह में कमी से अनेक शाखाओं में बंटकर समतल मैदान और डेल्टाओं का निर्माण करता है। जहां पर ये झील या सागर में, महासागर में मिलती है नदी, वहां पर डेल्टाओं का निर्माण किया जाता है। चूंकि हम जानते हैं अंतिम दौर में जब वो महासागर या झीलों में मिल रही होती है नदी, जब माना कि सागर है, यहाँ पर नदी आकर के ये मिल रही होती है, तो बिल्कुल इसकी जो गति है वो धीमी पड़ जाती है। ठीक है, धीमी पड़ने के कारण वो अपना जल वितरिकाओं के द्वारा बहुत मंद गति से प्रवाहित करती है, जिससे कि यहाँ डेल्टा का निर्माण हो जाता है इस तरीके से। ठीक है बच्चों, इस तरीके से डेल्टा का निर्माण यहाँ पर हो जाता है। स्पष्ट है कि आर्द्र जलवायु प्रदेशों में प्रवाहित जल ही सर्वाधिक महत्वपूर्ण भू आकृतिक कारक है, जो अपर्दन, परिवहन तथा निक्षेपण द्वारा अनेक भू आकृतिक स्वरूपों का निर्माण करता है। ये हम सब जानते हैं। शुष्क जलवायु प्रदेशों में भी, ये तो आर्द्र जलवायु प्रदेशों की बात हो गई बच्चों, शुष्क जलवायु प्रदेशों में यदि मैं बात करूं तो हमने पढ़ा था पवन तो है ही वहां पर, इसके अलावा जल भी महत्वपूर्ण कारक वहां पर होगा। शुष्क जलवायु प्रदेशों में भी पवन के बाद दूसरा महत्वपूर्ण स्थलाकृतिक कारक प्रवाहित जल है। यहाँ वर्षा कम होती है, लेकिन जितनी भी होती है वो मूसलाधार होती है और अल्प समय में ही होती है, किंतु वर्षा बड़ी तीव्र गति से और मूसलाधार होती है। स्थलाकृतियों का निर्माण प्रवाहित जल द्वारा होता है। वनस्पति विहीन तथा अधिक तापांतर के कारण यहाँ की चट्टानें वर्षा से अधिक प्रभावित होती है। ठीक है, शुष्क रेगिस्तानों में भी यहाँ भी वृहद अपर्दन मुख्यतः परत, बाढ़ या वृष्टि धोवन से ही संपन्न होते हैं। मरुस्थलों में नदियां चौड़ी, अनियमित और मौसमी होती है। इस प्रकार प्रवाहित जल आर्द्र एवं शुष्क दोनों प्रदेशों में प्रमुख भू आकृतिक कारक है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर हमने देखा कि प्रवाहित जो जल है वो आर्द्र और शुष्क दोनों ही प्रदेशों में प्रमुख भू आकृतिक कारक माना जाता है। जहाँ आर्द्र प्रदेशों में तो ये है ही, वहीं शुष्क प्रदेशों में पवन और ये जल, ये दोनों मिलकर के यहाँ पर कार्य करते हैं। इसके बाद बच्चों दूसरा प्रश्न है, चूना चट्टानें आर्द्र व शुष्क जलवायु में भिन्न व्यवहार करती है, क्यों? पहला इसका भाग हो गया कि चूना चट्टानें आर्द्र एवं शुष्क जलवायु में भिन्न व्यवहार करती है, क्यों? दूसरा भाग है इसका, चूना प्रदेशों में प्रमुख व मुख्य भूआकृतिक प्रक्रिया कौन सी है और इसके क्या परिणाम है। तो ये दो भागों में हमारा प्रश्न चूना चट्टानों से संबंधित ये प्रश्न है। इसका आंसर देखेंगे, यदि कोई चूने की चट्टान आर्द्र जलवायु वाले प्रदेशों में है तो उसकी प्रकृति दूसरे ढंग की होगी। यदि वही चट्टान शुष्क जलवायु वाले प्रदेशों में है तो उसकी प्रकृति उसके ठीक विपरीत व्यवहार करेगी। चूना चट्टानों वाले आर्द्र जलवायु प्रदेशों में जल सरलता से नीचे प्रवेश कर जाता है, क्योंकि ये चट्टानें जल के लिए पारगम्य व छिद्र युक्त होती है।
जल के संपर्क में आने से ये चट्टानें रासायनिक प्रक्रिया द्वारा आसानी से घुल जाती है और अपरदन प्रारंभ हो जाता है। चूना पत्थर में कैल्शियम कार्बोनेट प्रमुख तत्व होता है जो जल के संपर्क में आकर शीघ्रता से घुल जाता है और एक घोलक की तरह कार्य करता है और घोलक की तरह कार्य करने के पश्चात अनेक प्रकार की अपरदनात्मक और निक्षेपात्मक आकृतियों को जन्म देता है। शुष्क जलवायु प्रदेशों में ये चट्टानें अत्यंत कठोर होती है। इन पर पवन द्वारा अपरदन कार्य का प्रभाव बहुत कम पड़ता है। ये कठोर चट्टानें मानी जाती है। स्पष्ट है कि आर्द्र व शुष्क जलवायु में चूना चट्टानें बिल्कुल भिन्न व्यवहार करती है। तो यहाँ पर एक क्या देखने को मिला, जो आर्द्र प्रदेश है वहाँ पर ये जो चट्टानें हैं, ये जो चूना चट्टानें हैं, वहाँ पर घोलक की तरह कार्य करेगी। वहाँ पर जल मिलने के पश्चात H2O और कैल्शियम कार्बोनेट जब मिल जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में मिलकर के ये घोलक का कार्य करेगी और घुल करके भिन्न भिन्न आकृतियों का निर्माण वहाँ पर करेगी और कंदराए और दूसरी प्रकार की चीज़ों का निर्माण करेगी और अंत में जाकर के ऊपरी धरातल धंस जाता है और एक नया धरातल का स्वरूप हमें दिखाई देता है। जबकि बच्चों ये शुष्क क्षेत्रों में ये कठोर चट्टानें होती है क्योंकि वहाँ पर पानी मिलता नहीं है और जब जल नहीं मिलेगा तो वो घोलक का कार्य नहीं करेगा और घोलक का कार्य नहीं करने पर यह क्या कठोर चट्टानों की तरह व्यवहार करेगी। ठीक है, तो दोनों जगह पर बच्चों जलवायु का प्रभाव इतना ज्यादा देखा गया है, देखो चट्टानों पर, कि दोनों जगह पर विपरीत प्रभाव यहां पर देखने को मिलते हैं। चूना प्रदेशों में भूमिगत जल अपरदन के कारक के रूप में अधिक सक्रिय होता है और इसके द्वारा अनेक भूआकृतियों का निर्माण होता है। इसे कास्ट टोपोग्राफी कहते हैं, जैसे कि हमने कास्ट टोपोग्राफी में पढ़ा था। भूमिगत जल इन चट्टानों से मिलकर रासायनिक क्रिया करता है और चट्टानें घुलकर वियोजित होने लगती है। इनके द्वारा स्टेलेग्माइट तथा स्तंभों का निर्माण होता है। अपरदन क्रिया द्वारा इन प्रदेश में घोल रंध्र, डोलाइन, युवाला, कंदरा, पोलजे, ठीक है, आदि स्थल रूपों का निर्माण होता है। तो यहाँ पर जो जल के द्वारा मिलकर के रासायनिक क्रिया करेंगे, यहाँ पर आर्द्र प्रदेशों में ये चूना चट्टानें इस प्रकार की स्थलाकृतियों का निर्माण करेंगे। अगला प्रश्न है बच्चों, तीसरा प्रश्न 150 शब्दों वाला। हिमनद ऊंचे पर्वतीय क्षेत्रों को निम्न पहाड़ियों व मैदानों में कैसे परिवर्तित करते हैं या किस प्रक्रिया से यह कार्य संपन्न होता है, बताएं। हिमनद किस प्रकार से ऊंचे पर्वतों को निम्न पहाड़ीय मैदानों में परिवर्तित करते हैं, इसके बारे में हमें बताना है। धरातल पर परतों के रूप में हिम प्रवाह या पर्वतीय ढालों से घाटियों में रैखिक प्रवाह के रूप में प्रवाहित हिम को हिमनद कहते हैं। हिमनद का विकास उच्च पर्वतीय भागों में 0 डिग्री से नीचे, जैसे कि हम जानते हैं कि हिम कहां पर निर्मित होगा, 0 डिग्री से नीचे के क्षेत्रों में ही होगा जहां पर तापमान बहुत कम पाया जाता है। सेंटीग्रेड से कम ताप वाले भागों में ही होता है। हिमनद हिम के भार एवं गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ढाल के अनुरूप, कैसे बच्चों, ढाल के अनुरूप अत्यंत मंद गति से प्रवाहित होते हैं। ढाल के अनुरूप गतिमान हिमनद घर्षण द्वारा निचली चट्टानों में किनारों पर अपघर्षण द्वारा बड़े बड़े शिलाखंडों को तोड़ते हुए प्रवाहित होते हैं। बड़े बड़े शिलाखंडों के रूप में एक जगह से दूसरी जगह पर ये स्थानांतरित होते रहते हैं। जिस तरीके से नदी प्रवाहित होती है, नदी में क्या होता है, सामान्य नदी में बच्चों जल प्रवाहित होता है, उसी प्रकार से हिमनद में बड़े बड़े हिम के टुकड़े, बर्फ के टुकड़े यहाँ पर प्रवाहित होते हैं। जिन चट्टानों में अपक्षय क्रिया अधिक प्रवाही रूप से सक्रिय नहीं हो सकी, हिमनद उन्हें भी तोड़कर अपरदित कर देते हैं। अपक्षय क्रिया जिन क्षेत्रों में नहीं होती वहां पर भी हिमनद वहां पर उन पदार्थों को भी तोड़ देते हैं। इस प्रकार हिमनद द्वारा छोटे पर्वत, पहाड़ियां व मैदानों में परिवर्तित हो जाते हैं। हिमनद चट्टानों के साथ घर्षण, अपघर्षण प्रक्रिया से अपरदन द्वारा अनेक स्थल रूपों का निर्माण करता है। इनमें शर्क, गिरिशृंग, यू आकार की घाटी, लटकती घाटी, टॉर्न झील आदि प्रमुख है और बाकी के हमने इसमें अध्ययन किया था। तो विभिन्न आकृतियों का निर्माण हिमनद के द्वारा किया गया है और हिमनद लगातार रूप से धीरे धीरे गुरुत्वाकर्षण बल के कारण और अपने भार के कारण लगातार रूप से प्रवाहित होता रहता है। ठीक है बच्चों,
हिमनद जब उच्च पर्वतीय भागों से निम्न क्षेत्रों में उतरती है तो तापमान में वृद्धि के कारण पिघलने भी लगती है। इस अवस्था में हिमनद के साथ प्रवाहित होने वाला मलबा विभिन्न स्थानों व क्षेत्रों में जमा होने लगता है। इस प्रकार के मलबे के जमाव को हिमोड कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हिमोड भी हमने बताया कि हिमोड भी यहाँ पर बनता है। इसके जमाव से स्थल रूपों का निर्माण होता है, जैसे हिमोड, एस्कर, ड्रमलिन, केम, हिमानी धोत मैदान आदि। ये हिम के निक्षेपात्मक रूप है। इससे पहले हमने इसके अपर्दनात्मक रूप देखे और ये इसके निक्षेपात्मक रूप है, जो कि हिम से, जो हिमनद है उसके पिघलने के पश्चात जो जमाव इकट्ठा होता है उससे बनता है। इस प्रकार हिमनद अपने अपर्दन कार्यों द्वारा उच्च पर्वतीय भागों को छोटी पहाड़ियों और अंततः मैदानों के रूप में परिवर्तित कर देता है और हिमनद के द्वारा एक विस्तृत मैदान का निर्माण होता है। ठीक है बच्चों, यहाँ पर हमने यह बड़े प्रश्न यहाँ पर किए। इसके पश्चात हम कुछ अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप के हैं। वी आकार की घाटी का निर्माण होता है। वी आकार की घाटी का निर्माण कैसे होता है इसके बारे में पूछ रहा है कि नदियों द्वारा युवा अवस्था में, नदियों द्वारा युवा अवस्था में, नदियों द्वारा वृद्धावस्था में, हिमनद द्वारा उच्च पर्वतीय भागों में, पवनों के द्वारा। तो इसका सही आंसर आएगा नदियों द्वारा युवा अवस्था में वी आकार की घाटियों का निर्माण होता है। अगला प्रश्न है बच्चों, गोखुर ऑक्सबो लेक, गोखुर जो झील है का निर्माण कैसे होता है, कहाँ पर होता है? गोखुर झीलों का निर्माण होता है नदी द्वारा, हिमनदी द्वारा, भूमिगत जल द्वारा, हिमानी द्वारा। तो किसके द्वारा होता है? जल या नदी द्वारा। ठीक है, नदी द्वारा ही गोखुर झीलों का निर्माण होता है। हम जानते हैं बच्चों, जब विसर्प बनते हैं, जब बहुत ज़्यादा विसर्प बनते हैं तो नदी और ज़्यादा विसर्पित हो जाती है। तो और ज़्यादा विसर्पित होने के पश्चात वो अपने विसर्प को छोड़ करके सीधी प्रवाहित होने लगती है, और जब सीधी प्रवाहित होने लगती है तो यह एक झील का रूप ले लेती है, एक झील का रूप ले लेती है, जिसे क्या कहते हैं? गोखुर झील, ऑक्सबो लेक। ठीक है, ये नदी द्वारा निर्मित होती है। इसके पश्चात बच्चों तीसरा प्रश्न है हमारा ऑब्जेक्टिव टाइप का, टॉर्न झील जिसका दूसरा नाम है सर्क झील, ये बनती कहाँ पर है, कौन से स्थान पर बनती है, किसके द्वारा इसका निर्माण होता है? नदियों के अपर्दन से, पवनों के अपर्दन से, हिमनद के अपर्दन से, या भूमिगत जल द्वारा निक्षेपण से। तो हम सब जानते हैं बच्चों कि टॉर्न झील कहाँ पर किस तरीके से बनती है? हिमनद के अपर्दन के द्वारा टॉर्न या सर्क झील का निर्माण होता है, जो एक कटोरे नुमा आकृति होती है। हम जानते हैं बच्चों कटोरे नुमा आकृति जिसे सर्क कहते हैं, इस सर्क में जब चट्टानी ज़्यादा दबाव पड़ जाता है, इस ज़्यादा दबाव के कारण टॉर्न का निर्माण हो जाता है। पहले ये सर्क होता है और सर्क के बाद ये टॉर्न बन जाता है जब ज़्यादा इस पर दबाव पड़ जाता है। तो इसमें यदि बर्फ़ के पिघलने से या जल के भरने से जब झील का निर्माण होता है तो इसे टॉर्न झील या सर्क झील हमें कहते हैं। ठीक है बच्चों, इसके पश्चात चौथा प्रश्न है, हिमोड निक्षेप निम्न में से किसके द्वारा जमा किया जाता है? हिमोड निक्षेप निम्न में से किसके द्वारा जमा किया जाता है? कौन सा कारक इसके लिए जिम्मेदार है? पहला है प्रवाही जल, दूसरा भूमिगत जल, तीसरा हिमनद, चौथा है पवन। तो सही आंसर आएगा हिमनद का ये निक्षेपण रूप है, जिसमें हिमनद जब पिघल जाते हैं तो पिघलने के पश्चात जो पीछे से लाया हुआ जो मलबा है वो इकट्ठा हो जाता है, जिसे हम हिमोड कहते हैं। ठीक है बच्चों, अगला प्रश्न है, भृगु एवं स्टेक निम्न में से किस अपर्दन कारक द्वारा निर्मित होते हैं? भृगु एवं स्टेक किस अपर्दन कारक द्वारा निर्मित होते हैं? प्रवाही जल द्वारा, हिमनद द्वारा, तरंग एवं धाराओं द्वारा और भूमिगत जल द्वारा। तो बच्चों इसमें आएगा तरंग एवं धाराओं द्वारा। तरंग एवं धाराओं द्वारा भृगु एवं स्टेक का निर्माण होता है, जो कि तटों के नज़दीक, यहाँ पर हम जानते हैं बच्चों कि इस तरीके से यदि कोई ये क्षेत्र है, महासागर है, सागर है, तो यहाँ पर इस तरीके से खांच का निर्माण होता है,
एक विशिष्ट खांच का निर्माण होता है। यहाँ पर खांच होता है, यहाँ पर भृगु होता है। यहाँ पर भृगु होता है और इस यदि ये पीछे की ओर सरक जाएं और पीछे के ज्यादा अपर्दन हो जाएं तो यहाँ पर एक इस प्रकार का स्टेक का निर्माण हो जाता है, जो कि कैसी है, कठोर चट्टान को प्रदर्शित करती है। यह स्टेक तो ये कहाँ पर निर्मित होती है, तरंग एवं धाराओं के द्वारा ही अपर्दित होती है। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से आज की क्लास में हमने चैप्टर नंबर 7 के विभिन्न अभ्यास प्रश्न किए। अगली क्लास में हम नया चैप्टर लेकर के आएंगे। धन्यवाद बच्चों।